सो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी विच इज़ बेसिकली मनी सप्लाई क्या है, पूरी इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से मनी जो है वो सर्कुलेट कर रही है, और टोटल मनी जितनी भी पब्लिक के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है ना। सो क्या फीचर्स है मनी सप्लाई के? पहला, इट इंक्लूड्स मनी विच इज़ हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली। मनी सप्लाई जो है वो सिर्फ पब्लिक हेल्ड करते हैं बेटा। मनी पब्लिक के पास किस फॉर्म में है? नोट्स, करेंसीज, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में। पब्लिक यहाँ पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट फीचर के अंदर, इट इंक्लूड्स मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली। पब्लिक हियर मीन्स मनी यूजिंग सेक्टर्स, मनी जो यूज कर रहे हैं सेक्टर, जैसे कि इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट एज इट इज कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो ऊपर डेफिनेशन जो मैंने मनी सप्लाई की लिखी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी भी चीज को जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं ना बेटा, उसको एक्चुअली में हम मनी सप्लाई कहते हैं, राइट। when a variable is basically measured at a particular point of time, it is called a stock concept. तो मनी सप्लाई जो है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई का मतलब है जितना भी इकोनॉमी के अंदर पब्लिक के पास पैसा है उसे हम मनी कहते हैं। पब्लिक यहाँ पर सेक्टर्स हैं लाइक इंडिविजुअल्स एंड दी बिजनेस फर्म्स। अब वो कहता है क्या मेजर है मनी सप्लाई का? कहता है 1967-68 तक, 1967-68 तक आरबीआई ने नैरो मेजर लिया था। वो हमारे 12th के अंदर हमारे पास हमारा नैरो मेजर इज एक्चुअली इन आवर कोर्स। तो इट इज द फर्स्ट, ये पहला और बेस फीचर था मनी सप्लाई का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजेक्शन मनी। एंड ये जो M1 में करवाने जा रही हूँ इसे हम ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं। एंड M1 was actually at that point used for making all the transactions. So M1 is basically the first and the basic feature of money supply. It is called the transaction money as it is used for making the transactions. What is M1? M1 का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। M1 में आता है CC प्लस DD प्लस OD। क्या फॉर्मूला है? CC प्लस DD प्लस OD। क्या फॉर्मूला है? CC प्लस DD प्लस OD। अब ये CC क्या है? CC मीन्स करेंसी और कॉइन जितना भी पब्लिक के पास है। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो हाउस होल्ड्स और फर्म्स का डिमांड डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास, और अदर कोई भी डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है। जब हम इनको टोटल कर लेते हैं देन वी विल बी एबल टू गेट M1, दैट इज द मनी सप्लाई। सो टिल 1967-68 आरबीआई ने इसी नैरो कंसेप्ट को यूज करके इकोनॉमी के अंदर से मनी सप्लाई को मेजर करने की कोशिश की, और ये एक स्टॉक कंसेप्ट है बिकॉज इट इज मेजर्ड इन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस M1 को हम ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं मेरे बच्चों, और इसे यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द ट्रांजेक्शंस, राइट। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया M1 का? CC/DD/OD। क्या? CC/DD/OD। CC means currency and coins with the public, DD means demand deposits with of the commercial banks, and OD means other deposits with RBI, right? Is it clear? Money supply is clear to you? अब आता है बेटा हमारा बैंकिंग। Now I am changing this slide. क्या डेफिनेशन है बैंकिंग की? व्हाट इज बैंकिंग एक्चुअली? बैंक एक्चुअली में एक इंस्टीट्यूशन होता है जो बोरो करता है फंड्स फ्रॉम द सेवर्स एंड डू द जॉब ऑफ लेंडिंग टू द इन्वेस्टर्स। मीन्स लो प्रोडक्टिव जगह से मनी को मोर प्रोडक्टिव जगह में पहुंचाने का जो कॉमन लिंक का काम करता है उसे हम बैंक कहते हैं। सेवर्स बेसिकली हाउस होल्ड्स, इन्वेस्टर्स बेसिकली फर्म्स। सो इट इज बेसिकली अ चैनल जो हाउस होल्ड से उनका पैसा चैनलाइज करके फर्म्स को दे देता है ताकि उसको वो और प्रोडक्शन के अंदर और पैसे को पैसा बना सके। सो बैंक रिसीव दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम दोज जो उस मनी को सेव करना चाहते हैं एंड दे आर इंटरेस्टेड कि वो उस पर कुछ ब्याज भी कमा लें। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो मनी एक चैनल है, इट्स अ लिंकिंग बिटवीन द बोरोअर्स और द सेवर्स एंड लेंड्स द मनी टू द मर्चेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स। बैंक जो है बेटा वो दो हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है वो कौन सा बैंक है? जो प्राइवेट बैंक्स हैं,
मीन्स दे बेसिकली एम इज टू अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैंक्स हैं। काम इनका वही है, लेंडिंग एंड बोरोइंग द फंड्स, और भी बहुत सारे काम करते हैं कमर्शियल बैंक्स, बट इनका मेन मकसद यही होता है दे एक्चुअली वांट्स टू अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक ले लो, आप कैनरा बैंक ले लो, ये सब कमर्शियल बैंक्स है, राइट। कमर्शियल बैंक और उनके फंक्शंस आर नॉट इन आवर कोर्स, एक्चुअली मोर एम्फेसिस 12th में सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस पे किया गया है, और मेजर्स पे किया गया है कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो अपना अदा करता है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन, उसको वो किस तरीके से निभाता है, राइट। और कमर्शियल बैंक्स हैं जो बेटा, वो बेसिकली पब्लिक के साथ डील करते हैं, जबकि सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। सेंट्रल बैंक इज बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो आई एम चेंजिंग दिस स्लाइड। अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक। हाँ, कहता है हर एक कंट्री का अपना खुद का बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। बैंकिंग का मतलब क्या है, बैंक कहता है कि सेंट्रल बैंक है जो इंडिया में, उसको नाम दिया गया है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में नाम दिया गया है बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कहा गया है ऊपर, अगर आप डेफिनेशन देखो पीपीटी में स्लाइड में, तो मैंने लिखा है इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। Why is it called an apex institution? Because इसके पास supreme power है, it has a supreme power, it's a supreme institution जहाँ पर नोट छापे जाते हैं, मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम पूरा संभालता है ये हमारा आरबीआई। और आरबीआई जो है उसके पास बहुत पावर्स हैं, वो सभी बैंकों का बैंक है और वो गवर्नमेंट का भी बैंक है, राइट। तो आरबीआई जो है वो एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम का कंट्री की। ये टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर में कंट्री की। अभी इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो बैंकिंग सिस्टम का हाल होने वाला था, उन बैंक्स की कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए, या उनकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब ना हो, कौन आ गया है, आरबीआई आ गया है। आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट, जितने इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया करती थी, उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है ना, ताकि उनके ऊपर कोई बोझ ना पड़े, वो उनसे लोन लें और आगे लोगों को लोन दें, ताकि जो जिस तरीके से सब एक क्वारंटाइन की वजह से डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज फॉलिंग, उसको किसी तरीके से मेंटेन किया जा सके, लोगों के पास पैसा और मनी सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में बना रहे। सो आरबीआई बेसिकली एस्टैब्लिश्ड कब हुई थी बेटा, 1 अप्रैल, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। इसके काम क्या है, इस बेसिकली कंट्रोल कर भी आरबीआई करती है, ऑपरेट भी आरबीआई करती है, रेगुलेट भी आरबीआई करती है, और सारे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को डायरेक्शन भी आरबीआई ही देती है। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स the entire banking and monetary structure of a country. So basically this is called RBI, this is called central bank. हर एक कंट्री का अपना खुद का सेंट्रल बैंक। अगर हम बात करें यूके की, तो यूके के सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, और हमारे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया यूके का बैंक। इस वक्त यूएसए के अंदर भी उनके बैंकों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं अपनी कंट्री की रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस आप जानते हो यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा पीक पे चल रहा है इस वक्त, राइट। सो यूएसए के जो बैंक है उसे कहेंगे हम फेडरल एक्सचेंज, फेडरल रिजर्व सिस्टम। यूएसए के सेंट्रल बैंक को कहते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम। ऐसे ही यूके को कहा जाता है, हमारे को कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएसए को कहा जाता है फेडरल रिजर्व सिस्टम, एंड यूके के बैंक को कहा जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो हर किसी के सेंट्रल बैंक का अपने अपनी कंट्री में अपने हिसाब से नाम दिया गया है। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो गई सभी को। What are the basic functions of central bank? अगर हम आरबीआई की बेटा बात कर रहे हैं, तो आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या हैं, सेंट्रल बैंक के आरबीआई के मेन क्या फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन जो आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो और किसी के पास ये पावर नहीं है, दैट इज कॉल्ड द करेंसी अथॉरिटी। ही आरबीआई इज एक्चुअली द करेंसी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, और इट हैज़ द अथॉरिटी ऑफ इशू ऑफ करेंसी। द सेंट्रल बैंक इज गिवन द सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी in order to secure control over the volume of the credit and currency। तो सेंट्रल बैंक के पास, अकेले के पास ये सोल मोनोपोली है
करेंसी को इशू करने की, कंट्री के अंदर उधार और करेंसी की वॉल्यूम को कंट्रोल करने की, कितना मनी सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आउट द इकोनॉमी के अंदर, उनको लीगल टेंडर घोषित करने की। आपको याद है जब मोदी जी आए थे और उन्होंने बोला था कि कल आज रात 12 बजे से हम 500 और 1000 के नोटों को लीगल टेंडर नहीं मानेंगे। लीगल टेंडर का मतलब पता है? लीगल टेंडर मीन्स नाउ दैट नोट है ना जो 500 1000 का था वो सब कागज का टुकड़ा रह जाएगा, और लीगल टेंडर मनी मीन्स अब आरबीआई उस कागज के टुकड़े से वो पावर छीन रही है कि उसको उतने वैल्यू के लिए आप एक्सचेंज कर सकते हो फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। इट हैज़ टू कीप अ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ, आरबीआई है जो गोल्ड की फॉर्म में और फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में रूल्स बनाती है, नोट्स इशू करती है। ध्यान देना कि आरबीआई के पास 2 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ तक छापने का पूरा पावर है। तो इसका मतलब 1 रुपी का कॉइन कौन छापता है? दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो 1 रुपी की कॉइन को प्रिंट करने का या छापने का जो कंट्रोल है दैट इज विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब कहता है कि अगर करेंसी अथॉरिटी है आरबीआई हमारी, तो इसके पास क्या क्या मेन पावर हो गई। पहला बेटा, मनी कितना सर्कुलेशन में है उसको यूनिफॉर्मिटी में बनाकर रखना, ज़्यादा ना हो जाए तो ब्रेड 5000 की मिलेगी। पब्लिक को इंश्योर करना, फेथ बनाए रखो करेंसी पे। क्या हुआ जब येस बैंक का अभी कोरोना वायरस से पहले थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी येस बैंक के अंदर, 4-5 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल बैंक हमारा इतना पावरफुल है, हमारी बैंकिंग सिस्टम इंडिया की इतनी पावरफुल है कि उन्होंने इंश्योर किया लोगों को कि आपने जितने भी पैसे येस बैंक में डिपॉजिट कर रखे थे दे आर सेफ एंड आवर बैंकिंग सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम आपके बैंक के पैसे को डिपॉजिट को विद इन 4 days विल ट्राई कि हम आपको सारा पैसा दे दें, और वो उन्होंने पूरा भी किया। जो सेंट्रल बैंक है इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। जो सेंट्रल बैंक है वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेबलाइज करने की मदद करता है। फॉरेन कंट्रीज में हमारा पैसा जाता है, वहाँ से सामान आता है, वहाँ से हम सामान मंगवाते भी हैं, उन्हें पेमेंट देते भी हैं। इन सब चीज़ों को स्टेबलाइज कौन करता है? बेसिकली सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के पास इशू ऑफ करेंसी की अथॉरिटी है, इट्स अ करेंसी अथॉरिटी है ये, जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखता है, पब्लिक फेथ को बनाए रखता है, और साथ में इट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल and external value of the currency. Right beta? Video is clear to all of you? Concept is clear? So हमने अभी पहला फंक्शन किया सेंट्रल बैंक का, दैट इज आरबीआई का। वो पहला फंक्शन जो किया हमने वो है करेंसी अथॉरिटी या फिर इशू ऑफ करेंसी, राइट? अब हमारा जो दूसरा आ रहा है फंक्शन सेंट्रल बैंक का, दैट इज कॉल्ड द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। क्या है बेटा? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को, सरकार को जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती है या सरकार को जब अपना पेमेंट्स करवानी होती हैं या अपना अमाउंट सेव करना होता है, तो गवर्नमेंट का करंट अकाउंट आरबीआई के पास मेंटेन होता है। जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट की आरबीआई के थ्रू होती हैं। तो इसका मतलब सेंट्रल बैंक फंक्शन एज अ बैंक टू द गवर्नमेंट, बोथ टू द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बैंक है और ये स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंक है, केंद्र सरकार का भी बैंक यही है, और हर एक स्टेट का बैंक भी यही है। यही लोन देता है, एडवांस देता है गवर्नमेंट को। करंट अकाउंट गवर्नमेंट का यही मेंटेन करता है, उनके कैश बैलेंसेस को यही मेंटेन करता है। आरबीआई 3 रोल अदा करता है बैंक के लिए, वो उसका एजेंट भी है, वो उसका बैंकर भी है, और वो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। तो 3 कौन सा रोल अदा करता है बैंक सरकार के लिए? बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। अब मैंने अलग अलग करके बताया बैंकर कैसे है। वो कहता है बैंकर इस वजह से है बिकॉज इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। सारा गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस, पैसा आना, पैसा जाना, किसको क्या पेमेंट करनी है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या करना है, वो सब कौन संभालता है? आरबीआई। एजेंट कैसे है ये दूसरे गवर्नमेंट का? बिकॉज ये गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक डेट्स होते हैं, जो भी कर्जे हैं, जो फ्यूचर में पेमेंट्स होनी है या लेनी है, उन सबको भी कौन होल्ड करता है? आरबीआई। ये सेंट्रल बैंक जो है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। इस वक्त जो हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं
उस प्रॉब्लम को फेस करने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आरबीआई से या हमारे सेंट्रल बैंक से एडवाइस लेती है फ्रॉम टाइम टू टाइम फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर। तो इन मैटर्स को आरबीआई बहुत ही खूबसूरती के साथ, क्योंकि बहुत ही ब्यूरोक्रेट्स और बहुत ही इंटेलिजेंट और जीनियस बैठे हुए हैं जो आरबीआई के जो मॉनेटरी और बैंकिंग सेक्टर को चला रहे हैं, तो उनसे ये राय लेते हैं गवर्नमेंट है अपनी। तो ये इसका मतलब सेंट्रल बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है, दैट इज द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, राइट। थर्ड फीचर जो हमारे पास आता है बेटा वो है कि ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, देयर आर थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन आवर कंट्री, उन सब कमर्शियल बैंक्स का ये बैंक है, मीन्स पापा हो गए, ठीक है, वो छोटे 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 बच्चे हो गए और ये डैडी हो गए। तो कहता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है सारे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को, उनके फंक्शंस को। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, है ना, बैंकरों का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की हिदायत पर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, आईसीआईसी बैंक, कैनरा बैंक, येस बैंक, ये अपना कुछ पैसा अपने नेट डिपॉजिट के हिसाब से, अपनी नेट लाइबिलिटीज वगैरह के हिसाब से जितना भी पैसा इनके पास होता है उसके रेशो के हिसाब से जो परसेंटेज बताता है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश रिजर्व की फॉर्म में विद द सेंट्रल बैंक। सो आरबीआई बेसिकली उस पैसे की कस्टडी करती है कि कहीं पे भी अगर कमर्शियल बैंक को कभी जरूरत पड़ जाए तो उसका इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, राइट। तो वो कहता है कि बैंकर का बैंक है और उसको सुपरवाइज भी करता है। अब अगर बैंकर्स का बैंक है तो उसके 3 रोल अदा करता है। बैंकर सारे बैंकों का बैंक है तो उनके लिए ये 3 रोल अदा करता है। पहला, उनके पैसे का कस्टोडियन हो गया, कैश रिजर्व उन्होंने आरबीआई पे पास रखता है कमर्शियल बैंक्स के। लेंडर टू ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अभी येस बैंक की जो प्रॉब्लम हुई थी उसमें येस बैंक कहाँ गया था भागते भागते कि मैं बर्बाद हो गया, मैं आपके डिपॉजिटर के पैसे कैसे दूँ? आरबीआई के पास। आरबीआई आखिरी रोशनी है ना सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए। जब कमर्शियल बैंक किसी भी फंड की क्राइसिस में फंस जाते हैं वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल बैंक को, लास्ट रिजॉर्ट। हाँ, सेंट्रल बैंक गारंटी देता है, बैठ जाओ बच्चे, कुछ नहीं हो गया, मैं संभाल लूंगा तुझे, सॉल्वेंसी देता है, पैसा देता है, फाइनेंशियल हेल्प देता है और उसको स्टेबलाइज होने का मौका देता है। बाद में धीरे धीरे जो है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके बीच या लॉज बनते हैं उनको फिर वो बैठकर सॉल्व करते हैं। फिर आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स के लिए काम बात करता है क्लियरिंग हाउस का। किसका काम करता है? क्लियरिंग हाउस। एज सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, इट बिकम्स वेरी इजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट कि वो एक क्लियरिंग हाउस का काम करे। सारे कमर्शियल बैंक्स की जो एक्सचेंज करना है पैसे का, किसी ने किसी को कितना पैसा देना है, किसी ने किसी से क्या लोन ले रखा है, इन सब की बातों को संभालने के लिए कोई ना कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करने के लिए होनी चाहिए। इसीलिए आरबीआई इन सबके क्लियरिंग हाउस का काम करता है। अब मैंने ऊपर पॉइंट में लिखा बैंकर्स का बैंक, ये तो 3 पॉइंट्स में कंप्लीट हो गया। फिर मैंने लिखा सुपरवाइजर का काम भी करता है। तो सेंट्रल बैंक सुपरवाइज कैसे करता है? सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, उनके लाइसेंस देने का काम आरबीआई के पास, उनके एसेट्स की लिक्विडिटी क्या है कौन बताएगा? आरबीआई। उनके मैनेज करना, कई बैंक 2 बैंक 2-3 बैंक मर्ज करते हैं, जब मर्ज करने के रूल्स और रेगुलेशंस कौन संभालता है? ये सब संभालता है आरबीआई, राइट। तो बैंकर्स का बैंक भी है और सेंट्रल बैंक को सुपरवाइज भी आरबीआई करता है। तो पहला हमने जो किया फंक्शन वो था करेंसी, मोनोपोली ऑफ इशूइंग द करेंसी। दूसरा फंक्शन जो किया हमने वो किया कि जो आरबीआई है इट इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा हमने जो पॉइंट किया वो ये किया कि आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक एज वेल एज द सुपरवाइजर। अब हम करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड द क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आरबीआई का। आरबीआई कंट्रोल करती है इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को, उधार को, और कितना मनी सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, इसको बहुत बारीकी से स्टडी करती है। आरबीआई के पास ही मोनोपोली है नोट छापने की, इसलिए उसी के पास ही ताकत है कि वो क्रेडिट को भी इकोनॉमी में कंट्रोल कर सके।
आरबीआई के पास बहुत अलग अलग तरीके के मेजर्स होते हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया। रेपो रेट बार बार वर्ड यूज़ किया जा रहा है आजकल हम न्यूज़ के अंदर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टाइम लाइबिलिटीज प्रोवाइड करता है, राइट। सो अलग अलग मेथड्स है क्रेडिट को कंट्रोल करने में। अगर वो जो इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, अगर वो रेपो रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक वो लोन अगर महंगे पे लेगा तो देगा भी महंगे पे, देगा पब्लिक को महंगे पे। तो जो जिसको महंगा लग रहा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग क्रेडिट देना बंद कर देंगे, तो क्रेडिट में कंट्रोल आ जाएगा। तो बेसिकली ये अलग अलग मेथड्स हैं जिससे कि बैंक जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करने में मदद करता है और मनी सप्लाई को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू दैट इट बेसिकली कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड एज वेल एज द क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। क्लियर है बच्चे ये? अब आता है फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का जो पुत्र वो बेसिकली इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्या है ये? कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक जो है वो सारी कंट्री के गोल्ड को अपने स्टॉक में रखता है। सेंट्रल बैंक जो है वो सारी कंट्री के रिजर्व्स रखता है फॉरेन एक्सचेंज का। सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सटर्नल वैल्यू को, मीन्स अपनी करेंसी के रुपये की जो वैल्यू है उसको फॉरेन कंट्री के अंदर मेंटेन करके रखता है। सारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रूटेड। जितनी भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं उनको कहाँ से होके, मतलब जो भी रिसिप्ट्स पेमेंट्स वगैरह होंगे, दे ऑल आर डन थ्रू आरबीआई। क्योंकि सारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का एक ही जगह से, सेंट्रलाइज जगह से ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसलिए आरबीआई ही के पास ये ताकत है। तो आरबीआई स्टेबलाइज कर देता है एक्सटर्नल वैल्यूज ऑफ द करेंसीज को, राइट। अब आता है कि आरबीआई के पास क्या क्या मेथड्स हैं। कहता है कि क्या क्या मेथड्स हैं विच आर यूज्ड बाय द आरबीआई। मेथड्स क्या हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के आरबीआई के पास? पहला मेथड जो कंट्रोल करने का है, मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए, कि आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज का इस्तेमाल करता है। आरबीआई जो है वो पॉलिसीज यूज़ करता है जिन्हें हम मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी के अंदर। पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है क्वांटिटेटिव मेथड्स इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है रेपो रेट, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। और अगर हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। हम वन बाय वन वी विल गो थ्रू ऑल दीज मेजर्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वांटिटेटिव मेथड से, दैट इज रेपो रेट पॉलिसीज। पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिससे कि क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है वो है बेटा रेपो रेट। रेपो रेट का मैंने अभी मतलब बताया था, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक सो दैट दे कुड बी एबल टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। इस वक्त आरबीआई रेपो रेट ही तो कम या बढ़ती करेगा ताकि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जो हमारी ये आई है 3 महीने के लिए, जिस कोरोना वायरस विच इज द साइलेंट किलर, राइट, उसको किस तरीके से, उस दुश्मन को किस तरीके से पछाड़ा जाए या हराया जाए। तो आरबीआई ने रेपो रेट को बिल्कुल ही कम कर दिया, मीन्स द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। अब जब कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिलेगा तो पब्लिक को भी लोन सस्ते में देगी। जब वो पब्लिक को लोन सस्ते में देगी, पब्लिक लोन लेगी, पब्लिक के पास पैसा आएगा, पब्लिक जाएगी मार्केट में और डिमांड करेगी। तो बेसिकली कमर्शियल सेंट्रल बैंक ये चाह रही है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल ना करे। आई बात समझ में?
नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक लोन भी देता है सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। जब क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है ना सेंट्रल बैंक को पुत्र, ये रेपो रेट बढ़ा देती है, और जब कंट्रोल नहीं करना होता और होता है कि हमें जो है क्रेडिट कंट्रोल नहीं करना है और एम्पल ऑफ मनी सर्कुलेट हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो वो रेपो रेट को कम कर देते हैं। आई बात समझ में? सो एन इंक्रीज इन द रेपो रेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। इट फोर्सेज द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट, जिससे कि डिस्करेज हो जाता है बोरोवर और वो लोन नहीं देता है। क्या ये क्लियर है बच्चे? आगे चले हम। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है पॉलिसी का तरीका, वो है बैंक रेट पॉलिसी। किसे कहते हैं बैंक रेट पॉलिसी? बैंक रेट पॉलिसी का मतलब होता है द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स फंड्स। सेंट्रल बैंक जो है दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कमर्शियल बैंक को लोन देती है ताकि रेपो रेट में टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, और a bank rate policy means they lend them the loan so that they could be able to meet their long term requirements. This method का same effect है as that of the repo rate, बस सिर्फ फर्क यह है that it has been given to meet the short term requirements whereas this money is given to meet the long term requirements. अब जैसे ही सेंट्रल बैंक को ये चाहिए होता है कि वो क्रेडिट को कंट्रोल कर ले, तो वो क्या करेगी? वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को लोन देगी, बट उसका बैंक रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब उसका बैंक रेट बढ़ जाएगा, कमर्शियल बैंक ये सोच कर आया था कि मेरे को ये रेट देना है ना, लेकिन कमर्शियल बैंक को पता चलेगा मुझे तो ये रेट देना है, तो वो पब्लिक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। जब वो पब्लिक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, बहुत सारे बोरोवर्स डिस्करेज हो जाएंगे और लोन लेने की कैपेसिटी श्रिंक हो जाएगी, तो हो गया ना क्रेडिट कंट्रोल। सो वो कहता है कि दिस मेथड हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द रेपो रेट। Increase in the bank rate increases the cost of securing funds. Thus, bank ability to create credit reduces and the volume of credit also will decrease and thus money जो कम हो जाएगा और वो सर्कुलेट होना कम हो जाएगा, मीन्स रिड्यूस हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या कहते हैं बच्चे उसे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द पब्लिक एंड द कमर्शियल बैंक्स। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? आरबीआई है ना जो बेटा, वो खरीदता भी है और बेचता भी है। क्या? सिक्योरिटीज। आरबीआई बाय भी करता है और सेल भी करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो एज वेल एज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो। अब वो करता क्या है? जब आरबीआई को कंट्रोल करना होता है क्रेडिट, मतलब इकोनॉमी के अंदर करना होता है कि ज़्यादा पैसा सर्कुलेट ना करे, तो वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेच देगा। जब वो मार्केट में पहुंचेगा बेचने के लिए, बड़े सारे कमर्शियल बैंक इकट्ठे हो जाएंगे खरीदने के लिए। जब वो खरीदने आएंगे तो वो सिक्योरिटीज़ लेके घर चले जाएंगे और देकर क्या जाएंगे? अपना सारा कैश पैसा। तो जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा रहेगा ही नहीं, तो वो पब्लिक को लोन कहाँ से देंगे? तो ऑटोमेटिकली आरबीआई की जो पॉलिसी थी, जो चालाकी थी कि मुझे इकोनॉमी में से क्रेडिट को कम करना है, रिड्यूस करना है, वो उसने कर दिया। तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, इफ आरबीआई सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द बैंक, सेंट्रल बैंक कलेक्ट्स द अमाउंट by reducing the bank reserves of this commercial bank, and also bank की ability to give credit reduces and thus money supply will decrease, and vice versa। नीचे जब बैंक को क्रेडिट बढ़ाना होता है इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेती है उनसे। जब वो उनसे खरीदती है तो उनको बदले में कैश रिजर्व दे देती है, अमाउंट दे देती है, उनकी क्रेडिट देने की पावर बहुत बढ़ जाती है। इज इट क्लियर नाउ? क्या क्लियर है बच्चे? ये अब नेक्स्ट जो फोर्थ, पहला हमने किया रेपो रेट जो क्वांटिटेटिव मेजर था आरबीआई सेंट्रल बैंक का, फिर हमने किया बैंक रेट, फिर हमने कौन सा वाला किया? फिर हमने किया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब हम करने जा रहे हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। कौन सी बेटा? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। बैंक जो है वो ऑब्लाइज करता है और मेंटेन करता है कमर्शियल बैंक के रिजर्व पैसे को अपने पास अकाउंट में।
दो तरीके से वो उसे रिजर्व को मेंटेन करने के लिए हिदायत देता है आरबीआई। पहला CRR एंड दूसरा SLR। अब व्हाट इज CRR? दैट इज कैश रिजर्व रेशो, एंड व्हाट इज SLR? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट मनी विद सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक हिदायत देता है कि इतना पैसा तुझे मेरे पास जमा कराना होगा अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। अब मान लो पैसा मेरे पास, मैं बैंक हूँ, मेरे पास पैसा 400 करोड़ पड़ा हुआ था, आरबीआई ने बोला कि 10% पैसा आपने मेरे पास कैश रिजर्व में रखना है, तो मैं गई और 400 करोड़ का 10% कितना हो गया? 40 करोड़ मैंने उनको दे दिए। अब जब मैंने उनके पास जमा करवा दिए तो अब सरकार चाहती है, आरबीआई चाहती है कि मैं और ज़्यादा लोन ना दे पाऊँ, तो आरबीआई क्या करेगी? CRR रेशो को 10% से बढ़ाकर 20%, कि तेरे पास पैसा ना रहे लोन देने के लिए, ये पैसा आके मेरे पास जमा करवा। तो ये तरीका अपना के भी आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज। इंक्रीज इन दिस CRR will increase या decrease the ability to give credit and will decrease the money supply। और ऐसे ही अगर CRR रेशो को डिक्रीज कर दोगे तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट देने की पावर बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो LRR के अंदर आता है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई हिदायत देता है कि उसने कुछ परसेंटेज अपनी नेट डिमांड का और टाइम लायबिलिटीज का अपने पास ही जमा रखना है लिक्विड फॉर्म में, ताकि अगर डिपॉजिटर कभी भी आ जाए अपना ही पैसा लेने, तो बैंक ये ना कहे कि भैया मेरे पास तो आज पैसा ही नहीं है, मैंने तो सारा लोन पे चढ़ा दिया। तो अगर मान लो आरबीआई को कमर्शियल बैंक से लोन का क्रेडिट को बंद करवाना होता है, रिड्यूस करवाना होता है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होता है, तो बैंक क्या करती है? बैंक उस रेट को बढ़ा देती है। बैंक ये कहती है लिक्विडिटी के अंदर 20 करोड़ था ना, अब तुम्हारे को 70 करोड़ अपने पास हर वक्त कैश रखना पड़ेगा। So SLR requires commercial banks to maintain a specified percentage of their net demand and time liabilities in the form of designated assets with themselves। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? वो पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करना था, ये पैसा बैंकों को अपने पास जमा करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है अब आता है हमारा क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला रेपो रेट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के लिए, बैंक रेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, देन लीगल रिजर्व रेशो CRR एंड SLR। अब आता है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में जो पहला मेथड है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्या है बेटा? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन का मतलब होता है मैंने लोन लेना है तो मेरे को लोन ऐसे थोड़ी दे देगा बैंक, वो कहेगा बताओ अपनी सिक्योरिटीज़ क्या रखोगे आप। तो मैंने उनको 1 करोड़ का अपना घर दिखाया, तो एक परसेंटेज होती है कि 1 करोड़ के घर के ऊपर आपको 60 लाख रुपए लोन ही मिल सकता है, 1 करोड़ के घर के ऊपर आपको 70 लाख लोन मिल सकता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज बेसिकली द मार्जिन डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। मार्केट वैल्यू क्या है सिक्योरिटी की और आपको लोन कितना मिल रहा है, इसके डिफरेंस को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। बाय हाई रेट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, जब सेंट्रल बैंक को क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है, जब सेंट्रल बैंक को क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, ये जो मार्जिन है ना सिक्योरिटीज का और लोन देने के, इस मार्जिन को बढ़ा देगी ताकि बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाएं और वो लोन ना लें। किसी को अगर 30-40 लाख रुपए के लिए अपनी 1 करोड़ की बिल्डिंग को या 1 करोड़ के घर को गिरवी रखना पड़ रहा है तो वो क्या रखेगा, वो डिस्करेज हो जाएगा और वो लोन नहीं लेगा। जब वो लोन नहीं लेगा तो क्रेडिट अपने आप कंट्रोल हो गया। और ऐसे ही अगर सेंट्रल बैंक चाहती है कि लोन और ज़्यादा देना है तो वो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम कर देती है, राइट, इसकी परसेंटेज को कम कर देती है। अब आता है मॉरल सुएशन। द सेंट्रल बैंक, इस वक्त भी सेंट्रल बैंक ने मॉरल सुएशन का इस्तेमाल किया कोरोना वायरस
के अंदर भी सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, तो वो उन कमर्शियल बैंक्स को अर्ज भी कर सकता है हेल्प के लिए। उनको ये भी कह सकता है कि प्लीज़ 3 महीने के लिए EMIs को कंट्रोल कर लिया जाए। अगर आप अपने बोरोवर्स के लिए इतना करेंगे तो उनको बर्डन फील नहीं होगा एंड दे विल बी वेरी हैप्पी विद यू। तो वही मॉरल सुएशन द सेंट्रल बैंक मेक्स द मेंबर बैंक एग्री थ्रू परसुएट करती है या प्रेशर डालती है कि वो फॉलो करे उसकी डायरेक्शंस विद अ वे टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द क्रेडिट। हाँ, ये तो बात आ गई क्रेडिट के फ्लो के लिए बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो उनको प्रेशराइज भी कर सकता है और वो उनको परसुएट भी कर सकता है। सेंट्रल बैंक के पास ये कंट्रोल होता है सभी कमर्शियल बैंक्स का, और ऐसी पॉलिसीज होती हैं, ऐसी पोजीशन होती है कि वो सब बैंकों को अर्ज कर सकता है कि वो उन पॉलिसीज को माने और उनको अपने बैंक में इम्प्लीमेंट करें। RBI परसुएट करता है कमर्शियल बैंक को, समझाता है कमर्शियल बैंकों को अपना क्रेडिट कंट्रोल कर ले और ज़्यादा लोन ना दे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोन देने से इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एंड टू गिव मोर लोन्स एट द टाइम ऑफ अंडर सप्लाई, बोल सकते हैं कम सप्लाई पैसा ओवर सप्लाई के टाइम पे, और ज़्यादा पैसा डालने के लिए बोल सकती है जब सप्लाई अंडर चल रही होती है। नेक्स्ट जो हमारा है बेटा वो है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्या है बेटा? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। पहला हमने क्वालिटेटिव जो किया वो था हमारा अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, दूसरा हमने किया मॉरल सुएशन, अब तीसरा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को रैशनिंग ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। RBI जो है वो कमर्शियल बैंक्स को कोटा फिक्स करने के लिए भी बोलती है कि अब कोटा फिक्स करो कि आपने किस किस बिजनेस एक्टिविटीज़ में किस किस तरीके से लोन देना है। कमर्शियल बैंक वो कोटा लिमिट को पार नहीं कर सकते, क्योंकि RBI ये मानती है कि अगर इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम को दूर करना है तो हर किसी को लोन मिलना चाहिए, ताकि हर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आगे आ सकें। तो अगर बैंक, कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या होता है? कमर्शियल बैंक का मेन एम होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो वो छोटे छोटे फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन क्यों देंगे? क्यों? इसलिए देंगे क्योंकि RBI की डायरेक्शंस है और वो ये कोटे लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस कौन देता है? RBI। RBI गिव डायरेक्शंस टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टन पर्पसेस, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर के अंदर लोन देना, सेक्टर स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर लोन देना। तो RBI जो है जो बेसिकली कंट्रोल करती है, सारा का सारा सिलेक्टिव बताती है कि कहाँ कहाँ कोटा बांधती है कि हमें कहाँ कहाँ बिजनेस एक्टिविटीज़ को के पास लोन देना है, फिक्स करती है क्रेडिट कोटास को, सो दैट इकोनॉमी के अंदर हर किसी को इक्वली लोन मिल सके। राइट? सो हमने पहला क्या किया, हमने मेथड्स किए ये कि किस तरीके से हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन मेथड्स को मैंने बाइफरकेट किया था 2 हिस्सों में। वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड द अदर इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटी के अंदर हमने रेपो रेट किया, हमने बैंक रेट किया, हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस किया, हमने वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जिन्हें हम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं वो किया। क्वालिटेटिव मेथड के अंदर मार्जिन को बढ़ा देना, सिक्योरिटी और लोन के बीच का मॉरल सुएशन परसुएट करता है सेंट्रल बैंक की ये ऐसे करो। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की स्पेलिंग ठीक नहीं है वो ठीक कर लेना बेटा। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि बताना RBI के थ्रू कि आप सेलेक्टिवली प्रायोरिटी सेक्टर्स को भी लोन दो ताकि वो भी तरक्की कर सके। तो these are basically the methods of credit controls which are used by the RBI. PDF का लिंक जो है इट हैज़ बीन गिवन ऑन द Instagram ऑल्सो, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आई विल पर्सनली सेंड देम ऑन WhatsApp. राइट? सो आपको थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छे से समझ में आई, प्लीज़ एटलीस्ट राइट अ कमेंट. राइट?